तो अभी तक अपन चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके थे, इसमें अपना फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है 3.1। आज अपना लास्ट है, इसके बाद चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन 3.2 करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है मेरे दोस्त, ये करेंगे तो अपना चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अपने पास 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट के साथ मिलेंगे मेरे दोस्त, लास्ट 21 ईयर्स के क्यूआईक्यूज के साथ पूरे डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, 201 से 2021 तक। ठीक है मेरे दोस्त, हर एक क्यूआईक्यूज कवर है, जितने भी चैप्टर अभी तक अपन ने करा लिया। ठीक है मेरे दोस्त, और इसका करते हो तो मेरे दोस्त बिलीव मी, रॉक करोगे आप फिजिक्स में। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता आपको फिजिक्स में। जस्ट जो बातें बोल रहे हैं, जो बताते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है, बस उनको फॉलो करो, रॉक करोगे बिल्कुल। और अपन 22 एंड 23 का पेपर मॉक में लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, और जैसे ये सीरीज कंप्लीट होगी तो अपन जेई मेन के सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जैसा कि तुम्हें मालूम होगा कि 80% क्वेश्चन क्या होते हैं मेरे दोस्त, नीट के पीवाईक्यू से आते हैं। तुम्हारे पेपर में देख लेना, नेक्स्ट ईयर भी पेपर की बनेगा। तो अगर इतने क्वेश्चन जो मैंने कराया है, अगर तुम्हें अच्छे से आता है तो मेरे दोस्त 80% क्वेश्चन तो यहीं से आने वाले हैं। आप जो 24 में पेपर लिखोगे ना, उसमें 80% क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिस तरह के अभी अपन कर रहे हैं। क्योंकि अपना मेन मकसद, इसीलिए मैं मेरे दोस्त लास्ट 5 ईयर का नहीं करा रहा हूँ, लास्ट 10 ईयर नहीं करा रहा हूँ, लास्ट 15 ईयर नहीं कराने की वजह से मैं एक्स्ट्रा एफर्ट मारकर आपको लास्ट 23, लास्ट 21 ईयर्स का क्वेश्चन कराने का मेन मकसद यही है कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में होना चाहिए। और ये कब कर पाओगे, जब आप पहले से क्वेश्चन करे हो। आप एग्जाम से 2 मंथ 3 मंथ पहले मेरे दोस्त पीवाईक्यूज को रिपीट करते हैं, 2 बार 3 बार करते हैं। फर्स्ट टाइम करोगे तो रिटेंशन नहीं रहेगा, तुम्हें मालूम है। करके बैठे हो तो तुम्हें सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिलेंगे, तुम्हारा दिमाग तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। कम सेकंड में तुम्हें क्वेश्चन करना होता है, सेकंडों में तुम्हारे पास सॉल्यूशन आएगा, आंसर निकलेगा। ये कब होगा, जब तुम चीजों को सही तरीके से फॉलो करोगे और ये देखोगे। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसके बाद आज अपन चैप्टर 3 भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट बढ़ते हैं। ठीक है, और अपना जैसे कि 3.1 कंप्लीट हो चुका है, तो अपन 3.2 पे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया है। तो आई होप, जैसा कि मैं सभी को बोलता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके और खुद से ट्राई कर रहे हो। ठीक है, और कॉपी पेन पे जरूरी नहीं है करना, मैं बार बार बोलता हूँ, माइंड में करो, थॉट प्रोसेस बनाओ। आपका अप्रोच कैसा है करने का क्वेश्चन का, ये बिल्ड होगा, और ये जरूरी है अगर आप फाइनली एग्जाम वाले दिन मचाना चाहते हो, एकदम जबरदस्त रैंक के साथ क्वालिफाई करना चाहते हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो अपन सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोलता है। क्वेश्चन क्या बोला, पार्टिकल ए इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ a स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द सेम हाइट, देन करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है कि ये कोई हाइट है, ठीक है, मान लो टावर है, इस टावर से एक पार्टिकल है जिसको रिलीज कर दिया गया, यानी कि नीचे की तरफ रिलीज, सिंपल रिलीज, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, और एक पार्टिकल है जो कि सेम हाइट से क्या है, इसको एक्स एक्सिस में, मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब क्या हुआ कि ये वर्टिकल, ये डायरेक्शन, ये वर्टिकल हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल में 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड है। और रिलीज मतलब इनिशियल स्पीड वाई में भी 0 है। ठीक है, तो 0 है, वाई इक्वल टू 0। ठीक है, रिलीज का मतलब हुआ। अब मेरे दोस्त ये देखो, ये पार्टिकल को एक्स एक्सिस में स्पीड मिली है, वाई में क्या स्पीड, इसके पास भी 0 है ना, इसके पास भी पता करोगे तो इसके पास यू वाई क्या है, 0 ही है। क्योंकि तुम्हें अगर पार्टिकल को एक्स एक्सिस में वेलोसिटी दी है, तो वाई में तो नॉर्मल फ्री फॉल जैसा ही है ना। आई होप तुम्हें बात पढ़े हो, और टीचर जहाँ से भी पढ़े हो, तुम्हारे जो भी सर हैं, मैडम है, उन्होंने नोट करके नोट्स में लिखाया होगा। समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस में स्पीड दिया है तो वाई में कोई चेंज नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, तो ये स्पीड तो दे रखा हो एक्स एक्सिस में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वाई में तो अभी भी पार्टिकल क्या है, 0 है। तो इनिशियल स्पीड 0 है, रिलीज हुआ है, यानी कि इसका भी स्पीड वाई एक्सिस में क्या है, सेम है, और इसका भी सेम है। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया हो, और सॉल्यूशन भी कर लोगे, बहुत लोग कर लेंगे अभी इजीली। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चलेगा एक्चुअली अपन को निकालना क्या है, फिर अपन सोचेंगे, ऐसे रैंडमली कुछ थोड़ी ना निकालेंगे। तो पढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन। अ पार्टिकल ए विल रीच एट द ग्राउंड फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी। अच्छा, बताओ क्या सही बोल रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, पार्टिकल बी विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए। अच्छा,
बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, यानी कुल मिला के कुछ नहीं बोल रहा, टाइम के बारे में जिक्र कर रहा है कि कब ए पार्टिकल, अगर इसको ए बोला है, ये है और ये बी है, तो ए पार्टिकल जमीन पे जल्दी पहुंचेगा ग्राउंड पे, या बी पहुंचेगा, या फिर दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, यही बताना है। तो यानी कि इसका मतलब टाइम बताना है कि अगर इसको टीए बोलते हैं, टीए एंड टीबी में क्या रिलेशन है, सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा, मैं जस्ट समझा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में तुमसे गलती ना हो, तो समझो जरा मेरे सॉल्यूशन। टाइम मेरे दोस्त क्या होता है, टू यू वाई बाई जी। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, अब मेरे दोस्त सिर्फ के से ऊपर से नीचे आने का, यानी कि सिंपल से टू हटा दो, वाई डायरेक्शन में जो यू वाई बाई जी, मान सकते हो ना। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने का, एक पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में जीरो वेलोसिटी हो जाती है, तो वापस पार्टिकल नीचे आता है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टू यू वाई बाई जी, इसका क्या होगा, यू वाई बाई जी। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, टीए एंड टीबी दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल होगा कि नहीं, बताओ यस और नो। दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे गिरेंगे, क्योंकि तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी देखनी होती है, और वाई डायरेक्शन में दोनों के केस में लीस्ट वाला ही केस है, यानी कि दोनों के पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यानी कि हर समय दोनों के पास सेम वेलोसिटी रहने वाला है वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि वाई डायरेक्शन। समझ रहे हो बात को, आई होप बातें समझ में आ रही है। तो देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यू आई बाई जी, इस केस में होगा, तो जब भी टाइम तुम्हें निकालना है तो वर्टिकल स्पीड से मतलब है, और वर्टिकल एक केस भी रिलीज का है और एक केस भी रिलीज का है, यानी कि दोनों सेम टाइम पर जमीन पर पहुंचेंगे। तो ऐसा जो भी ऑप्शन बोल रहा है वो अपना सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी देखो, बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड विद द सेम स्पीड। अच्छा, ये क्या हुआ मेरे दोस्त, ये डी बताओ, डी सही है कि गलत है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन फ्यूचर में बना देंगे इसी बात पे। क्या दोनों जो पार्टिकल है सेम स्पीड के साथ नीचे पहुंच रहे हैं, यस और नो, गलत, डी ऑप्शन अपना गलत है। वैसे अपन सी पढ़ते हैं, अपना करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। फिर बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, अभी तुम्हें प्रूफ कराया, तो सी अपना करेक्ट आंसर है। लेकिन बहुत सारे बंदे अगर इसको मोर देन वन करेक्ट होता ना तो डी भी करके आ जाते, जो कि गलत है। देखो, इसका तो स्पीड होगा कुछ समय बाद नीचे जब ग्राउंड पे आएगा, तो ए के पास वी स्पीड होगी, इधर वी ए, और पार्टिकल बी के पास भी वाई डायरेक्शन में वी ए स्पीड हो गई होगी, क्योंकि दोनों रिलीज वाला केस है, दोनों का स्पीड बराबर होगा, वी ए बोलो या वी बी बोलो, दोनों का स्पीड बराबर होगा वाई डायरेक्शन में। लेकिन इसके पास 5 मीटर पर सेकेंड तो अभी भी रहेगा ये, यानी कि दोनों की स्पीड बराबर नहीं हो सकती, ना ही स्पीड बराबर होगा ना ही वेलोसिटी बराबर होगा। हाँ, और अगर ये पूछता कि कुछ समय बाद क्या वाई डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी बराबर है, तो हाँ, तब बोलता यस, वाई डायरेक्शन में हर समय दोनों की स्पीड और दोनों की वेलोसिटी बराबर बोल सकते हो। बात से एग्री करते हो कि नहीं, आई होप तुम एग्री करते हो। लेकिन स्पीड बोला है, यानी कि नेट पूछ रहा है, यानी कि सेम नहीं हो सकता। तो आई होप ये डी ऑप्शन का मतलब समझ पाए हो। ये बताने का मेन मकसद ये है कि फ्यूचर में तुमसे ऐसी गलती ना हो, क्वेश्चन बनेंगे अच्छे बनेंगे, इसी कंसेप्ट उठा के बनाया जाएगा क्वेश्चन। जब तुम बोलोगे अरे नया क्वेश्चन आ गया, नहीं नया नहीं है ये, अच्छे से किया हो तो नहीं नया क्वेश्चन आएगा, यूं करके आओगे यूं। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप बहुत लोग कर लेंगे, क्योंकि याद है तो तुरंत कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो। कुछ नहीं बोल रहा है, सिंपल सा बोल रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है, इसके लिए थीटा एंगल है, और एक और हुआ इसके लिए फाई एंगल, ठीक है, ये फाई है, ठीक है। तो इसका रेंज R1 है, मैंने डायग्राम में ही तुम्हें सॉल्यूशन दे दिया, और इसका भी रेंज R2 है। तो R1 इक्वल टू R2 होगा, सिंपल सी, इसमें कुछ नहीं, R1 बाई R2 का तुम्हें रेशियो पूछ रहा है। और तुम्हें मालूम होता है कि जब भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए, जो दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो,
तो इसका मतलब क्या होगा, R1/R2 नथिंग 1/1, यानी कि 1:1 क्या होता है, R1:R2, R1:R2 क्या होगा 1:1, यानी कि R1/R2 भी 1:1 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ये अपना करेक्ट है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे कॉम्प्लीमेंट्री क्या, अबे सम ऑफ दोनों एंगल थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव के एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा ना। अगर ऐसा केस बनता है इसका मतलब दोनों का रेंज बराबर होगा। बात को समझ पा रहे हो, आई होप तुम्हारे दिमाग में बात सेट हो गई होगी, समझ में। अगर ये प्रोजेक्टाइल को छोड़ा गया, ठीक है मेरे दोस्त, अलग अलग जो भी केस हो वेलोसिटी दोनों का सेम होगा, ठीक है मेरे दोस्त, अलग अलग डिफरेंट एंगल पे इसको छोड़ा गया, ठीक है, बाकी चीजें सब आइडेंटिकल है। तो क्या होगा, अगर एक एंगल थीटा से छोड़ा गया, दूसरा एंगल फाइव पे छोड़ा गया, तो थीटा प्लस फाइव का वैल्यू अगर 90 डिग्री आ जाता है तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल होता है, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, देन दे कैन बी सेड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ रहा है, तो यानी कि अगर दो एंगलों का सम 90 डिग्री हुआ तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होगा, R1:R2 1 होगा, क्योंकि R1 और R2 बराबर होता है। समझ में आ रहा है, डायग्राम ही सही समझ में आ रहा होगा, इसको नोट करके रखना, बहुत जगह काम देता है इनडायरेक्टली। यहाँ तो डायरेक्ट पूछ लिया, इनडायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करने में ये पॉइंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और समझ में नहीं आ तो देखो 45 माइनस थीटा ऐड कर लो, ये थीटा प्लस फाइव है ना, तो ये पहला एंगल क्या है 45 माइनस थीटा, तो 45 डिग्री माइनस थीटा, इसको मैंने थीटा बोला है, ठीक है, प्लस फाइव, फाइव किसका है 45 प्लस थीटा, 45 डिग्री प्लस थीटा, ये यानी कि थीटा प्लस फाइव, ये देखो थीटा से ये थीटा गया, यानी कि टोटल 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि साइन थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, रेंज बराबर होता है, तो R1/R2 क्या होगा, सिंपल 1:1। तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो तुरंत कर लोगे यार, क्या क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा, अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर अ मैक्सिमम रेंज विथ इनिशियल वेलोसिटी दिस, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और तुम्हें जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बोल रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना, जी की वैल्यू, ठीक है, द रेंज ऑफ द मिसाइल, ठीक है यार रेंज पूछ रहा है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, समझ में आ रहा है, तो रेंज बताना है, मैक्सिमम रेंज बताना है, तो आर मैक्स, अगर इसको मैक्रो को रेंज का फॉर्मूला मालूम है तो मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो क्या मतलब ये वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा, ये वाले वैल्यू को मैक्सिमम कितना होता है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, वन हो सकता है, वन से तो ज्यादा हो नहीं सकता, तो इसको वन बोल दो, समझ में आ रहा है, तो यू स्क्वायर बाई जी, बहुत जगह लोग बोलते हैं, याद कर लेना यार, यू स्क्वायर बाई जी कर देना, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकता है, cos थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू वन होता है, समझ में आ रहा है, या फिर साइन टू थीटा कुछ भी हो, टू थीटा कुछ भी हो, थीटा एक्स वाई जेड, लेकिन तुम्हें मैक्सिमम रेंज बताना है तो साइन टू थीटा को वन मानना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू मानना पड़ेगा, क्योंकि यू और जी तो वेरिएबल है, वो तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो यू की वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू 10, यानी कि ओवरऑल 40 आंसर कर लो यार, 400 अपॉन 10 तो 40 नहीं होगा, 40 मीटर, तो रेंज की वैल्यू 40 मीटर, कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन। आई होप तुम्हें बातें समझ में आई होगी, रेंज का फॉर्मूला लिखना है और तुम्हें आर मैक्स बताना है, तो पता करो आर मैक्स कैसे निकाल सकते हैं। अब आर मैक्स निकालना है तो आर मैक्स में क्या होगा मेरे दोस्त, साइन टू थीटा को तो मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, जो चीज वेरी हो रही हो सकती हो, क्योंकि यू और जी तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा, दिया है, समझ में आता है, यू की वैल्यू पुट करोगे, जी की वैल्यू पुट करोगे, लेकिन अभी भी साइन टू थीटा बचा हुआ है, तो साइन टू थीटा को जितना रखोगे मैक्सिमम रखोगे तो मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम रखोगे तो मिनिमम मिलेगा। आई होप तुम्हें बातें समझ में आ रही है, जैसे सिंपल सा बात था यहाँ पे, आर आर की वैल्यू क्या थी, आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा था, ठीक है, बाई जी था, अब तुमने जैसे जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया तुमने रख दिया, 20 का स्क्वायर यू का वैल्यू रखा, जी का 10 रखा, इक्वल टू साइन टू थीटा रखा, ठीक है, ये ओवरऑल क्या आ गया, यहाँ पे ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 40 इंटू साइन टू थीटा, क्या आ रहा है, अब तुम्हें रेंज का वैल्यू मैक्सिमम बताना है तो ये साइन टू थीटा का वैल्यू वन रखना पड़ेगा, और फ्यूचर में तुम्हें पूछ दे कि क्या बताओ कि मिनिमम बताओ,
रेंज का मिनिमम वैल्यू बताओ क्या हो सकता है, तो क्या साइन टू थीटा का वैल्यू क्या रखोगे, क्या रखोगे, -1 रख दोगे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो -1 होता है, ऐसा पूछेगा ही नहीं क्योंकि रेंज निगेटिव नहीं होता। समझ में आ रहा है, रेंज तो डिस्टेंस है दोस्त, निगेटिव कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, बस खत्म। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ऐसे ही जस्ट ध्यान देने के लिए बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन ही है तो ही पूछेगा ना मेरे दोस्त, क्या है। अभी लोगों को याद होता है ऐसा क्वेश्चन जेई में नहीं पूछा गया है, नीट में ही पूछा गया, कई बार पूछा गया है। ये नोट्स में भी टीचर लिखाते हैं, जहाँ से ही पढ़े होंगे ना, लिखाए होंगे ऐसे क्वेश्चन कराए होंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं अपन पहले। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, अच्छा ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, अच्छा कुछ नहीं बोल रहा है। जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, रेंज और मैक्सिमम हाइट यानी कि एच मैक्स इक्वल बोल रहा है, इक्वेशन 1 ये बोल रहा है। देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, अच्छा मतलब सिंपल सा बोल रहा है कि कोई प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया तो प्रोजेक्टाइल ऊपर गया, ठीक है। ये रेंज, ठीक है, ये रेंज है, मालूम है तुम्हें, ये रेंज है और ये मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स, ठीक है। तो ये किसी एंगल से फायर किया गया होगा प्रोजेक्टाइल, कोई थीटा एंगल से फायर हुआ होगा प्रोजेक्टाइल। तो तुम्हें क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, ये बोल रखा है कि एच मैक्स एंड रेंज बराबर है, ये कंडीशन दे रखा है। वो तुम्हें बता रहा है कि थीटा की वैल्यू बता दो, तब मुझे थीटा की वैल्यू नहीं मालूम, तुम्हें थीटा की वैल्यू बताना है जब रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर हो, यानी कि ये जितना रेंज डिस्टेंस होगा उतना ही एच मैक्स होगा। सिंपल सी बात करना है, जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो रखो। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मालूम है ना, क्या होता है, यू साइन थीटा स्क्वायर, यानी कि जो भी वाई डायरेक्शन में क्या होता है, एच मैक्स होता है सिंपल यू वाई बाई टू जी, यू वाई बाई टू जी। वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी मान लो, इसके इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा वेलोसिटी, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा ही होगा ना। तो अपन ने वाई डायरेक्शन यू वाई की जगह पे क्या होगा, यू साइन थीटा लिख दिया, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन टू जी। एच मैक्स वैल्यू, अब एच मैक्स वैल्यू रेंज को बराबर रखना है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये होता है रेंज का। अब दोनों को सोल्व करो तो थीटा तुम्हारे सामने मिल जाएगा, ये जी से जी गया, ठीक है। ये यू का स्क्वायर हुआ क्योंकि ओवरऑल होल स्क्वायर है, तो यू से यू खत्म, यू स्क्वायर निपट गया। तो ओवरऑल तुम्हारे सामने क्या आ गया, जब इसको सोल्व करोगे तो साइन स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू, ये साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा तुम्हें मालूम होता है ना, साइन टू थीटा को कैसे लिख सकते हैं, टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, इसी को तो साइन टू थीटा बोलते हैं। तो इसको खोल दो, टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा, अब देखो ये साइन स्क्वायर आता है, ये स्क्वायर निपट जाएगा, एक साइन खत्म हो जाएगा, तो सिंपल सी साइन के ऊपर साइन बाई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन बाई कॉस थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये टू यहाँ पे एक टू है और ये टू मल्टीप्लाई में चला गया तो 4 हो गया, यानी ओवरऑल तुम्हारे सामने क्या आएगा, साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो 10 थीटा की वैल्यू 4 आएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 4। देखो इन दोनों में से कोई ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, उसको टिक करो, आगे बढ़ो। तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 4, अपना ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ये देखो बी। तो आई होप सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आया हो, बहुत ही ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मॉडरेट था, क्वेश्चन टफ नहीं बोलेंगे, नेट के पर्सपेक्टिव से तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बोल सकते हो हाँ ठीक क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा करा रखा है इसलिए मैं इसको ठीक बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन इतना स्टैंडर्ड होता है कि तुम्हें याद होता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो 2012 का क्वेश्चन है। तो जिन्होंने कर लिया होगा वेल एंड गुड, और जिनसे नहीं बना होगा कोई बात नहीं, आगे कर लोगे फ्यूचर में। आप आई होप आज के बाद सब तुम्हें ऐसी क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे तो जहाँ पे भी मौक दोगे एक ना सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्जाम में भी सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अच्छा ये क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा है डायग्राम से, क्या सॉल्यूशन क्या बोलता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या बोलता है, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट, अच्छा इनिशियल पॉइंट ए पे वेलोसिटी दे रखा है, यानी कि जो ए पॉइंट है क्या है, ये है ना, एक सेकंड डायग्राम नहीं बनाऊंगा,
इसी में पेन चेंज कर लेता हूँ और बताता हूँ। ये देखो ये है, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये दे रखा है। और तुमसे क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट पॉइंट पी, यानी कि इस जगह पे वेलोसिटी क्या होगा ये बता रखा है। अब मेरे दोस्त तुम्हें प्रोजेक्टाइल में तुम्हें ये बात तो मालूम होगी कि एक्स डायरेक्शन में जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, जब तक कोई एक्सेलरेशन में डिफरेंस ना आता हो, यानी कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होगा, तब तक वेलोसिटी सेम रहेगा। और ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे में बहुत बहुत कम चांस से पूछे जाएंगे जब एक्स में भी वेलोसिटी वेरी कर रही हो। प्रोजेक्टाइल के केस में ऐसा पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि फिर क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा, डिसेंट क्वेश्चन होगा। जैसा नीट में अभी तक नहीं पूछा है तो फ्यूचर में भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी यहाँ पे एक्स एक्सिस में है, वही वेलोसिटी अभी भी बी के पास होगी, यानी कि अभी भी क्या होगा 2i कैप। एग्री करते हो कि नहीं? आई होप तुम्हें बातें समझ में आ रही हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो वाई डायरेक्शन में क्या होगा वेलोसिटी, ये पॉइंट पे है तो वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं होता। इसके जो वेलोसिटी तुम प्रोजेक्टाइल में कभी मैंने पढ़ाया है, ये बात को बताया है कि किसी भी दो पॉइंट पे पूरे फुल प्रोजेक्टाइल में ऐसा दो पॉइंट आएगा जब स्पीड बराबर होगा। एग्री कर रहे हो कि नहीं? स्पीड बराबर होगा, वेलोसिटी नहीं। स्पीड मतलब ये जाने के समय ये स्पीड 10 मीटर पर सेकंड था, तो रिटर्निंग पे सेम हाइट पे 10 मीटर पर सेकंड स्पीड रहेगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं? ये बार बार बताइए। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगता है कि अगर जाते समय वाई डायरेक्शन में स्पीड कितना था 3j कैप, तो अभी भी सेम पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल है, बी पॉइंट सेम हाइट पे है, तो इसमें डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा अभी भी सेम रहेगा। यानी कि वेलोसिटी चेंजेस बट स्पीड रिमेन द सेम। समझ में आ रहा? क्योंकि स्पीड में तो डायरेक्शन का लेना देना है नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो अभी 3 माइनस का जे कैप हो जाएगा, यानी कि -3j कैप। तो ओवरऑल तुम क्या लिखोगे, वी नेट इन वेक्टर फॉर्म इक्वल टू 2i कैप -3j कैप। समझ में आ रहा? तो याद रखना, ये बात को याद रखना, ऑलरेडी मैं बताया हूँ। समझ में आ रहा है? तो आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आई हो। वी नेट तुम्हें आंसर मैच करो कौन सा ऑप्शन होगा। कहाँ गया माइक, किधर हो यार? हाँ, तो आई होप अब देख लो, मैच कर लो, इनमें से कोई एक ऑप्शन मैच हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? वी नेट इक्वल टू 2i कैप -3j कैप, देखो सी। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आई हो और तुम जो बात को बोल रहे हो पकड़े हो। अगर रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो ये क्वेश्चन चिंदी लगेगा मेरे दोस्त। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मैं बता रखा हूँ और मैंने कराए हुए हैं, कंसेप्ट को बताया है। लेकिन आज तुम्हें क्वेश्चन आसान है बन गया, लेकिन मेरा मेन मकसद है कि तुम फ्यूचर में 170 प्लस नंबर लेकर आओ, एग्जाम वाले दिन मचा दो एकदम फिजिक्स में। अब तुम कब मचाओगे? तो तुम्हें छोटी छोटी बातों का ध्यान रहेगा, छोटी छोटी बातें रिकॉल करोगे, छोटी छोटी बातों को कैसे क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, बिना पिन उठाए कैसे सॉल्यूशन करते हैं, वो लेवल अचीव कर लोगे, ठीक है मेरे दोस्त। कब? तो छोटी छोटी बातें याद रहेगी मेरे दोस्त। तुम समझते हो कि टॉपर के पास बहुत ज्यादा दिमाग होता है, हाँ, तो प्रैक्टिस कर करके थोड़ा सा एप्टीट्यूड उनका आपसे बेटर हो चुका होता है, लेकिन मेरे दोस्त मेन बात मालूम कहाँ पे आती है, उनको छोटी छोटी बातें उनको ध्यान रखते हैं। मेन बात उससे भी डिफरेंस नहीं होता, मेन वो डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं कि उनको छोटी छोटी बातें ध्यान रहती है, जो जो भी उनको पढ़ा रहा होता है बता रहा होता है रिकॉल कर लेते हैं तुरंत, और वो छोटी छोटी बातों का ही क्वेश्चन करते समय बहुत बखूबी से इस्तेमाल करते हैं। तो विथ इन कपल ऑफ सेकंड में वो टिक कर देते हैं, और उनको पेन पेपर पे तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि तुम्हें भी कब जरूरत नहीं पड़ेगा। सेम छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे और रिकॉल करोगे, और अपने अनुसार मैनिपुलेशन करते जाओगे तो तुम खुद सीख जाओगे कि कैसे छोटी छोटी बातों को इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन को सेकेंडों में कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर अपना चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा। तो अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखने में तो बड़ा है, देखते हैं क्या सॉल्यूशन। क्वेश्चन वैसे देखने में अच्छा भी लग रहा है और बड़ा भी है, देखते हैं क्वेश्चन में दम है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, a projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अच्छा, नॉर्मल केस बोल रखा है, तो ये अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे एक प्रोजेक्टाइल है,
ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल में क्या बोल रखा है कि नॉर्मल केस है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका इनिशियल स्पीड यू से मान लो छोड़ा गया और थीटा एंगल से छोड़ा गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लैनेट विद अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, सॉरी, इसका स्पीड दे रखा है, यू का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है। 5 मीटर पर सेकंड पे अर्थ पे प्लैनेट है उसको छोड़ा गया है। अब अनदर मून मान लो, अनदर प्लैनेट मतलब मून पे हो सकता है कुछ भी, एक्स वाई जेड मान लो, मैं तो समझाने के लिए मान रहा हूँ। यहाँ पे क्या तुम्हें दे रखा है, यहाँ पे भी बोल रखा है कि जो है ना छोड़ने का है ना जो स्पीड, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड है, लेकिन एंगल अभी भी थीटा है। अगर यहाँ पे थीटा एंगल से फायर्ड है तो यहाँ पे भी थीटा एंगल है। ये क्वेश्चन में बोल रखा है दोनों जगह पे एंगल सेम है। तो आगे क्या बोलता है, आगे बोल रहा है कि द सेम फॉलोज द ट्रेजेक्टरी, यानी कि जो बात है कि ट्रेजेक्टरी दोनों का सेम होता है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रखा है, follows trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth, यानी कि इसका ट्रेजेक्टरी जो मान लो y है और इसका y डैश है, तो y और y डैश बराबर है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। y डैश एंड y आइडेंटिकल है, यानी कि मतलब y और y डैश बराबर होना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अपन। then the value of the acceleration due to gravity of the planet is, अच्छा, यहाँ पे मान लो इसका जी डैश है, जो मून का ग्रेविटी है जी डैश, तो जी डैश की वैल्यू क्या होगा वो बताना है। क्वेश्चन तो अच्छा है भाई, क्वेश्चन अच्छा है। ये होता है, मेरे दूसरी क्वेश्चन होता है क्या, रैंक डिसाइडिंग। जो रिमेनिंग जो तगड़े क्वेश्चन होते हैं ना 5, तो 160 150 तो बहुत इजी होता है स्कोर करना का, तुम सही तरीके से जैसे जो बता रहा हूँ फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, तो मेरे दूसरे होता है रैंक डिसाइडिंग। ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एम्स दिलाते हैं, ठीक है। इससे पहले किए होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं। देखो पीवाई क्विज में आया हुआ है, 2014 का ही क्वेश्चन है। तो अब तुम्हें ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब देखो तुम्हें सोचना कैसे है। अब यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया, तुम्हें रिकॉल होना चाहिए कि ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला नहीं आएगा तो क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दो, नहीं बनने वाला। ट्रेजेक्टरी आएगा, फिर तुम जब तो तुम दोनों का ट्रेजेक्टरी कंपेयर करके बता पाओगे कि जी का जी डैश का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि अर्थ पे तो ग्रेविटी दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, जी डैश बताना है, जी डैश क्या होगा। तो सिंपल सा ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो याद नहीं होता बहुत लोगों को मेरे दोस्त, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो भी फिजिक्स पढ़ रहा है, एग्जाम में आने वाला है तुम्हारे लिए, तो ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला याद रखो, बेटर है। याद नहीं होता तो बार बार लिख के याद कर लोगे। एक और इसका दूसरा फॉर्म होता है, वो भी याद करना तो कर लेना, ठीक है। तो अपन देखते हैं अब वाई डैश, इसका ट्रेजेक्टरी लिखेंगे क्या होगा, वाई इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी डैश, यहाँ पे ग्रेविटी क्या है जी डैश, जी डैश एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स वाई के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो वाई डैश लिखो या एक्स डैश, बात एक ही है, क्योंकि ट्रेजेक्टरी आइडेंटिकल लेना है, ठीक है। एक्स डैश वाई डैश से अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही मान रहे हैं ना। जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू डैश, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पीड अलग है 3 मीटर पर सेकंड, तो यू डैश मान लिया, यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे दोस्त देखो ये क्या है, वाई डैश का ट्रेजेक्टरी है, ये मतलब इसका ट्रेजेक्टरी है, इसलिए वाई डैश बोल गया। अब तुम्हें वाई और वाई डैश को आइडेंटिकल करना है, यानी कि बराबर। देखो ये एक्स टेन थीटा तो मेरे दोस्त इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि इससे कोई मतलब आएगा ही नहीं, इससे अपन जी डैश निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे भी जो चीज है वही चीज यहाँ पे भी है, तो इक्वल करेंगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। अब मेरे दोस्त सिंपल सी बात है यार, चाहे छोड़ो, तुम इक्वल कर लो, जस्ट जो बातें बताई है ये, जस्ट अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो वाई डैश इक्वल टू वाई इक्वल करके सोल्व कर लेना। देखो अब वाई डैश की वैल्यू जैसे तुम लिखोगे तो एक्स टेन थीटा माइनस जी डैश एक्स स्क्वायर 2 इंटू यू डैश का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब वाई की ट्रेजेक्टरी वाला लिख दो, ये क्या है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा, देखो एक्स टेन थीटा निपट गया, ये टू टू निपट गया, कॉस स्क्वायर थीटा निपट गया, कॉस स्क्वायर थीटा निपट गया, एक्स स्क्वायर
कट गया, ठीक है, तो वेरिएबल था वैसे भी नहीं पढ़ना था। तो जी डैश अपॉन यू डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू जी बाई यू का होल स्क्वायर, यानी कि तुम्हें सिंपल जी डैश बताना है। तो यहाँ से जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से जी डैश की वैल्यू आएगी जी डैश इक्वल टू जी इंटू यू डैश बाई यू का होल स्क्वायर, यानी कि जी इंटू यू डैश की वैल्यू क्या है 3, ये 3 मीटर पर सेकंड था ना, जो प्लानिट पे छोड़ा गया उसकी स्पीड कितनी थी 3, 3 बाई और 5 जो अर्थ पे था उसका 5 स्पीड था का होल स्क्वायर, यानी कि 9.8 इंटू 9/5, 9/25, सो 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। ये सिंपल सी, ये तुम सॉल्यूशन कर पाओगे आप, सिंपल सा 9.8 इंटू 9/25 करो। अब इसको अप्रोक्सीमेट मान लो 10, ठीक है, मान लिया मैंने सॉल्यूशन करने के लिए। अब 10 टू जा 5, 10, 5 जा 25, सिंपल सी बात है। अब इसको 18 मान लो, ठीक है, इसको 9 मान लो, ठीक है, तो 18/5 करो, समथिंग समथिंग करोगे तो मैं 3.5 आ जाएगा। मैच कर लेना ऐसे ऑप्शन, ये कैसे मैं बता रहा हूँ करने का क्या होता है कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो तुम ऐसे चीजों को लेकर सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन दूर दूर है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत होती नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें। तो आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो, अच्छा क्वेश्चन था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, इसके साथ चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अपना आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है वो पढ़ो, ये भी लग रहा है एक अच्छा ही क्वेश्चन है। लास्ट के 2 क्वेश्चन अच्छे, 21वां क्वेश्चन आया, देखो रिसेंट क्वेश्चन है, 21 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन एट अ 5 मीटर पर सेकंड, अच्छा, at t equal to 4 second the ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 4 6 second, सॉरी। देखो ये कार का जो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो सिंपल सा कार है, ठीक है, ये बनाने नहीं आता मैंने, मान लो कार है, ठीक है, एक कार है, ठीक है। अब कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे क्या है, वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, और t इक्वल टू 4 सेकंड, t इक्वल टू 4 सेकंड पे जो कार है इसके पास एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। एट t इक्वल टू 4 सेकंड बॉल इज ड्रॉप आउट फ्रॉम अ विंडो, यानी कि ये विंडो है कार का, तो यहाँ से बॉल को छोड़ दिया गया, एक बॉल को छोड़ दिया जाता है, कब, t इक्वल टू 4 सेकंड पे, ठीक है। आगे पढ़ो, किसके मैन जो कार के अंदर बैठा है उसके द्वारा छोड़ा गया है, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू 6 सेकंड, यानी कि अब t इक्वल टू 6 सेकंड पे, ठीक है, कार यहाँ पे आ गई होगी, लेकिन तुम्हें कार को भूल जाना, अब तुम्हें क्या बताना है ये बॉल का, यानी कि t इक्वल टू 6 सेकंड पे बॉल का क्या होगा, देन व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, ये जो बॉल था अभी बॉल का क्या होगा, तो बॉल का एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बताना है एट t इक्वल टू 6 सेकंड। मैं जो सिंपल सा कंसेप्ट समझो कि अगर इनिशियली बॉल के पास स्पीड नहीं था एक्स डायरेक्शन में, तो जो भी स्पीड आई उसके पास वो किसके, कार के मोशन के थ्रू आई, क्योंकि कार में जब तक बॉल था, और तुम पढ़े होंगे कार पे जैसे बॉल तुम रिलीज करोगे, कार में तुम्हारे साथ जा रहे हो, तो जैसे तुम्हारे तुम्हारे स्पीड से ही बॉल जा रहा था, अब जैसे तुम रिलीज करोगे तो कार के अगर इधर एक्स भी स्पीड से जा रही थी, तो इस बॉल के पास भी स्पीड होगा, समझ में आ रहा है, आई होप बातों को समझ पा रहा हो। तो जितना स्पीड कार को t इक्वल टू 4 सेकंड पे होगा, वही स्पीड बॉल के पास होना चाहिए t इक्वल टू 6 सेकंड पे, क्योंकि इसको रिटार्ड करने वाला कोई फोर्स अपोजिट में लग ही नहीं रहा है, इधर कोई फोर्स लग रहा है, आइडियल कंडीशन है। फ्रिक्शन ऑप्शन नहीं लेना, जब क्वेश्चन में दिया नहीं है तो क्यों लेंगे, नो एयर फ्रिक्शन, कुछ बोला ही नहीं, आइडियल केस मान के सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसके सामने कार का जो स्पीड था वही स्पीड बॉल को भी इधर की तरफ मिलेगा, इधर की तरफ कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो t इक्वल टू 6 सेकंड पे भी जो vx होगा, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, जो कार के पास t इक्वल टू 4 सेकंड पे होगा, वही वेलोसिटी होगा t इक्वल टू 6 सेकंड पे बॉल के पास, समझ में आ रहा बात। तो vx स्पीड निकाल लो कार का t इक्वल टू 4 सेकंड पे, क्या होगा, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इनिशियल स्पीड तो 0 है, रेस्ट से शुरुआत किया है, तो vx की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 सेकंड पे, t इक्वल टू 4 सेकंड पे क्या होगा vx का एक्सेलरेशन क्या है 5,
तो 5 × 4 सेकेंड यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने तुम्हें बताया जो Vx का स्पीड है वही t = 6 सेकेंड पे बॉल के पास स्पीड होगी। यानी बॉल के पास एक बॉल है तो बॉल के पास Vx कितना हो गया, स्पीड Vx के बराबर होगा जो कि 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात से एग्री की कि नहीं? अब वाई डायरेक्शन में क्या हुआ, अभी तक तो कार के साथ जो बॉल था, ठीक है, वो कार के साथ चल रहा था, तो कार के पास जो स्पीड थी वही थी। तो कार के पास तो अभी कार जैसे चल रहा था तो इसके पास क्या था, एक्स डायरेक्शन में ही स्पीड थी, वेलोसिटी थी। तो बॉल के पास भी एक्स डायरेक्शन में मिल गया कार से छोड़ने के बाद। तो जितना था कार के पास t = 4 सेकेंड पे उतना ही बॉल के पास है। लेकिन अब क्या होगा, तो बॉल को कार से छोड़ने के बाद वाई में क्या कोई वेलोसिटी होगा, जैसे बॉल को कार से छोड़ा गया तो बॉल रिलीज हुआ है, छोड़ा गया, और t = 4 से t = 6 सेकेंड यानी कि टोटल इंटरवल कितना है, 2 सेकेंड का इंटरवल है। तो बॉल रिलीज हुआ है यानी कि वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यू वाई इनिशियल स्पीड तो 0 है, बॉल को ड्रॉप कर दिया गया कार से, समझ में आ रहा है। वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वाई में यू वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन, बॉल के पास कितना है, 0। अब t = 2 सेकेंड बाद ये 4 और 6 के बीच की बात करना है, क्योंकि 4 से पहले तो बॉल कार के साथ ही था, यानी कि जो कार के पास स्पीड थी वही बॉल के पास थी। तो कार के पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन में स्पीड थी, वाई में नहीं थी। तो कार के पास एक्स में कितना थी, 20 मीटर पर सेकेंड एट t = 4 सेकेंड। वो स्पीड बॉल को अपन ने दे दिया है, लेकिन बॉल को t = 4 सेकेंड पे ड्रॉप कर दिया, समझ में आ रहा, कार से, यानी कि वाई डायरेक्शन में कोई ना कोई तो स्पीड आएगा ना, वेलोसिटी आएगा ना, क्योंकि t = 4 से लेकर 6 सेकंड के बीच की बात कर रहा है, यानी कि t = 6 सेकंड पे बताना है। तो उसके बीच का टाइम इंटरवल कितने का, 2 सेकंड। तो यू वाई 0 है, अपन को v निकालना है, वी वाई t = 6 सेकंड पे क्या होगा। तो समझ में आ रही है, टोटल टाइम इनके बीच का कितना है, 2 सेकंड। नहीं, टाइम दे रखा है और इनिशियल स्पीड दे रखा है, एक्सेलरेशन मालूम है जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो v = यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो u की स्पीड क्या है, इनिशियल 0, और ए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 10 इंटू टाइम कितना है, 2। तो अभी भी वी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। आई होप तुम्हें दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा अब दिख रहा हो। तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 20 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल के पास अभी क्या था, वी एक्स में था, वी वाई में भी मिल गया, वी वाई में भी 20 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी कितना आएगी, 20√2। आई होप ये करना आता हो। जब दो वेलोसिटी आपस में 90 डिग्री होते हैं, या जो दो वेक्टर, तो उन वेक्टर √2 आ जाता है, समझ में आ रहा। तो अपन वेलोसिटी क्या आ गई, 20√2, यानी कि ऑप्शन सी हो सकता है या फिर ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए एलिमिनेट, ये हो नहीं सकता। तो ऑप्शन सी या फिर डी, इनमें से कोई एक होना चाहिए। अब क्या पूछा था कि एक्सेलरेशन भी बताना है t = 6 सेकंड पे। तो बात तो सुनो, बॉल क्या था, इधर बॉल था, बॉल को कार से छोड़ा गया था, तो बॉल के पास, कार के पास एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन थी, समझ में आ रहा है। लेकिन बॉल के पास छोड़ने के बाद एक्सेलरेशन तो एक्स डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त तुम पढ़े हो, अगर बॉल के पास स्पीड एक्सेलरेशन होता तो बॉल की एक्स डायरेक्शन में स्पीड घटनी चाहिए थी या बढ़नी चाहिए थी। बट t = 6 सेकंड पे भी एक्स डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आता है कि नहीं आता है, एग्री कर दो। इसलिए बॉल को छोड़ने पे किसी भी गाड़ी या कोई भी व्हीकल स्पीड से चल रही हो तो वेलोसिटी जितना जब था उस टाइम पे उतना मिलता है, लेकिन एक्सेलरेशन में 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन नहीं होता बॉल के पास, ठीक है। एक्स में एक्सेलरेशन 0, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगा जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि तो मेरे दोस्त ऊपर से बॉल को छोड़ा गया, रिलीज। वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन हमेशा लगेगा, एक्स डायरेक्शन में तो था ही नहीं। तो कार पे जब तक बॉल था जब तक ही रहेगा ना, कार से बॉल को छोड़ा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 बॉल के पास, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन आ गया बॉल को छोड़ने के बाद, क्योंकि तो फ्री फॉल का केस हो गया, तो ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन ही है ना। सिंपल सी बात है, अपने आंसर फिर क्या होना चाहिए, डी, यानी कि 20√2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो, क्वेश्चन अच्छे थे मेरे दोस्त। मैं फिर बोलता हूँ, लास्ट के 2 क्वेश्चन अच्छे थे, काफी अच्छे थे।
तो सॉल्यूशन समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आया हो तो वापिस से देखना, फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अच्छे क्वेश्चन है, टाइम के साथ आएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते तो भी कोई बात नहीं, तुम अगर इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हो तो तुम काफ़ी कुछ सीख के जाओगे, जो कि तुम्हारे आने वाले फ्यूचर में जो क्वेश्चन टैकल करोगे ना, एग्जाम दोगे तो तुम्हें इसका बेनिफिट पता चलेगा। तो आई होप तुम्हें सॉल्यूशन में मजा आया हो। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए कीप प्लानिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अभी तक अपना चैप्टर 3 आज कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 पूरे प्लेलिस्ट के साथ बने हुए हैं, जाकर इसका बेनिफिट उठाओ, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।